हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी पिछले वाले वीडियो से हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी विविधता की समझ ये चैप्टर है ये पढ़ रहे थे। उसमें हमने समीर नाम के बच्चे की कहानी को समझा था और जो विविधता है उसके प्रकार क्या होते हैं, उनको डाइवर्सिटी के कितने टाइप हो सकते हैं उनको समझा था। रिवीजन चल रहा है आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और इस वीडियो में विविधता की समझ ये चैप्टर है, इसका पार्ट 2 है ये। इसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया यानी कि भारत में विविधता कैसे है और हाउ टू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी यानी कि हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। और विविधता में एकता यानी भारत को कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, ये कैसे इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। भारत में आप देखते हैं कि भारत में विविधता कैसे है, इन सभी को समझते हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, practice different religion, but actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways। यानी कि आप देखते हैं कि भारत जो है विविधता वाला देश है और भारत में आप देखते हैं विविधताएं जो है वो कई जगह आप विविधताओं को देखते हैं, डाइवर्सिटीज़ देखते हैं। हम भारत को विविधता वाला देश कहते हैं। इंडिया इज़ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि भारत के विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं यानी कि वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम भारतीय हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम जो है कई लैंग्वेज बोलते हैं, कई भाषाएं बोलते हैं। हमारे अलग अलग त्यौहार हैं यानी कि डिफरेंट रिलीजन एंड फेस्टिवल्स यानी कि हमारे धर्म हमारे त्यौहार अलग अलग हैं। हम सभी अलग अलग धर्मों को मानते हैं और उनको उनके अनुसार फॉलो करते हैं। विभिन्न धर्मों का हम पालन करते हैं, अलग अलग धर्मों का। और गहराई से हम सोचते हैं तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें रखते हैं और जो केवल हमारे जो है वो तरीका अलग अलग है। हम सोच एक ही रखते हैं, हमारा नज़रिया एक है, लेकिन क्या है तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सभी धर्मों का जब सार है वन ऑफ द गॉड यानी कि गॉड क्या है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, सबका संदेश एक है। तो हम क्या है डाइवर्सिटी जो है हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की विविधता क्या है, हमारे देश की पहचान है। इसलिए विविधता में एकता को क्या कहा गया, भारत की एकता वाला देश कहा गया है। यानी कि आप देखते हैं कि हम उत्तर भारत राजस्थान में हम रहते हैं, पश्चिम भारत के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान है। तो हमारे यहाँ जिस प्रकार रेगिस्तान है तो इसी तरह आप देखते हैं कि जे&के जम्मू कश्मीर में बर्फ़ के रेगिस्तान है। इस तरह कश्मीर के लोगों का पहनावा, हमारे राजस्थान के लोगों का पहनावा, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे आचार विचार उनसे मैच नहीं खाते, फिर भी क्या है हम सब एक हैं। विविधता में एकता भारत की पहचान है और इसे बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता हमारे देश की पहचान है और प्रत्येक इंडियन को इसको समझना चाहिए और इसे बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। ए लिटिल मोर देन 200 years ago in or long before the train, aeroplanes, bus and car become part of our lives and people travel from one part to the world of another in the ships and horse camels and on foot यानी कि आज से हम लगभग 100 सालों से पहले की बात करें, 100 साल पहले हवाई जहाज़ नहीं था। क्या नहीं था? हवाई जहाज़ नहीं था, रेल लाइनें नहीं थी यानी कि रेलवेज नहीं थे और हमारे जीवन में बसेस, ट्रक्स, कार ये सब हमारे जीवन के हिस्सा नहीं थे। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते थे। आपको पता है पहुंचते थे यानी कि स्वामी विवेकानंद उस समय अमेरिका पहुंच गए थे 1893 ईस्वी में। तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि उस समय के लोग कितने हमसे भी कितने बेहतर थे। यानी कि नावों के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से पहुँचते थे, पर प्लेन उस समय था नहीं, फिर भी लोग पहुँचते ही थे। वे पानी के जहाज़ से या घोड़ों या ऊँट पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा करते थे।
अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए की जाती थी, अच्छे जगहों के लिए की जाती थी। लोग क्यों जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान? नए ज्ञान के लिए जाते थे, ज्ञान को खोजने के लिए जाते थे, खेती करने के लिए जाते थे, अच्छा जीवन जीने के लिए जाते थे, रहने बसने के लिए। क्लाइमेट परिवर्तन यानी कि मौसम बदल जाता था, तो ऐसे स्थिति में एक जगह को छोड़ना उनकी व्यवस्था हो जाती थी। ऑफन दे वी वेंट टू इन सर्च ऑफ न्यू लैंड एंड न्यू पैलेस ए सेटल एंड और फॉर एक्सप्लेन टू द ट्रेड विथ बिकॉज इट ए पेस टू पीपल स्टे हेयर often for a long time. Many others left their homes because their farmings and they could not get enough to eat. Some went to in search of work, others left because there was war. यानी कि लोग एक स्थान पे दूसरे स्थान पर अक्सर क्यों करते थे? खाने की तलाश में जाते थे, रहने बसने के लिए, खेती की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे और वहीं बस जाते थे। आप जानते हैं यात्रा में बहुत समय लगता था, यानी कि यात्रा करने बहुत समय लगता था, और चूँकि इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बहुत टाइम लगता था, तो ऐसे में वो क्या करते थे? एक जगह रुक जाते थे और वहीं ठहर जाते थे। इनके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग कई बार अपना घर छोड़ देते थे, यानी कि सूखा यानी कि ड्राई जब होता था वो छोड़ देते थे, अकाल पड़ जाता था तब भी लोग छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता तो वे कई जगह जा कर बस जाते, कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कहीं युद्ध के कारण भी क्या जगह छोड़ देते थे। युद्ध के कारण युद्ध हो गया, ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे? जगह को छोड़ देते थे, दूसरी नई जगह चले जाते थे जहाँ शांति हो, युद्ध न हो। और कुछ काम के वर्क की तलाश में, सर्च ऑफ वर्क यानी कि काम की तलाश में भी लोग जाया करते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू कर देते थे तो उन्हें रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते तो रहन सहन में बदलाव आता, यानी उनके पहनाव में बदलाव आ जाता। जिस क्लाइमेट में वो रहते थे उनके उस क्लाइमेट के अनुसार उन्हें जीवन जीना पड़ता था, रहन सहन खान पान उनको बदलना पड़ता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में पुराने ड्रेस पर ही चलाते रहते थे। इस तरह से उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए नए परिवर्तन में बदलाव है। उनकी संस्कृति और नई संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति देश को मिलती थी, उस जगह को मिलती थी। तो लोग समटाइम आप देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में, युद्ध होने की स्थिति, शांति की तलाश में, काम की तलाश में लोग क्या है एक जगह दूसरी जगह बस जाते थे। ऐसे में वो जहाँ रहते तो उन्हें नई संस्कृति को वो अपनाते, नई भाषा बोलते, उनमें भाषा में बदलाव आ जाता। तो ये बदलाव वो कुछ को अपना लेते थे और कुछ को पुराने ढंग के हिसाब से चलते रहते। sometime as the began to make their homes in new palace, people began to change in little, and other times of manage to the things in the old ways, so their language, food, music, religion, because of a mix of the old and new, and out their intermixing of the culture, because sometime new and difference. The history of many palace show as how many different culture have helped to shape life and culture there. Thus, religion because very diverse, because as their unique stories यानी कुछ लोग नई जगह जाते अपना काम की तलाश में। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास हम देखते हैं, यानी कि हम पाते हैं, क्या पाते हैं? हमें पता चलता है कि किस तरीके की संस्कृतियों, किस संस्कृति के प्रभाव ने हमारे जीवन को, हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है और उसको बदलने में योगदान दिया है। इस प्रकार से कई अपने क्षेत्र का इतिहास के कारण उनकी विविधता संपन्न हो जाती है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों
में किस प्रकार सामंजस्य बिठाते, तालमेल बिठाते हैं। यानी कि एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो वो दो कल्चर में आपस में तालमेल बिठाते हैं। वो कैसे बिठाते हैं इसी की बात करते हैं अब। नॉट ओनली पीपल, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से है। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो बिकम अबाउट देन पीपल adopt their lives and geographical area within the they live. For example, living near the sea quite different from the living in a mountain areas. But not only do people have different cloth and eating habits, but even the kinds of work they do not are different in the cities. If one easy to forget for new closely people live in try and physically surrounding. These are becomes in the city people grow their own vegetables and grains. यानी कि जब लोग ठीक उसी प्रकार से लोग क्या करते थे, अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ उनकी होती थी, वो उसमें क्या करते थे, सामंजस्य बिठा लेते थे। उनमें से विविधता उत्पन्न होती थी। उदाहरण के लिए इसके समझते हैं, उदाहरण से जैसे एक इस उदाहरण में इसको समझते हैं। समंदर के पास रहने वाले लोग और एक पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों में फ़र्क होता है। जो समंदर के किनारे रहते हैं लोग हैं और पानी के किनारे रहते हैं, उनमें फ़र्क होता है। न केवल वहाँ के लोग कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरीके का काम वे लोग करते हैं उनमें भी फ़र्क होता है। इसी तरह शहरों के लोगों में और गाँवों के लोगों में भी फ़र्क होता है। शहरों की संस्कृति और गाँवों की संस्कृति में मिला जुला कर आपको देखने को मिलता है। कल्चर में ये सब आप चीज़ें देखते हैं। शहरों में जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में फ़र्क होता है। वे भी शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन में उनके जो भौतिक वातावरण से किस तरीके से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले से अपनी सब्जी और अनाज जो है उनको उगाते हैं। इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर निर्भर होते हैं। शहरों में जो लोग होते हैं वो सब्जी है, अनाज है, फसलें उनको उगा नहीं सकते, उनकी फार्मिंग नहीं कर सकते, तो किस पे डिपेंड रहते हैं, वो मार्केट पे डिपेंड रहते हैं। और मार्केट किस पे डिपेंड रहता है, प्राथमिक सेक्टर यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर डिपेंड रहता है। तो ये चेन है, ये चलता रहता है। तो इस तरीके से शहरी लोग किस पे डिपेंड हो जाते हैं, मार्केट पे डिपेंड हो जाते हैं। भारत के दो भाग हैं, जिसमें लद्दाख और दूसरा केरल। इसके उदाहरण से हम समझते हैं। कोशिश ये समझने करेंगे किसी क्षेत्र की विविधता उसके ऐतिहासिक और उसके भौगोलिक कारणों पर कैसे निर्भर करती है। इन सभी बातों पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है लद्दाख वाला, आप देख रहे हैं लद्दाख का और केरला का इसमें। लद्दाख इज द desert in the mountain in the part of Jammu Kashmir. Very little agriculture is possible there since the region does not receive any rains and cover in show for the large part of in the year. There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. यानी कि आप लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में क्या है, लद्दाख भारत का एक हिस्सा है। लद्दाख में जो लोग किस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्थित है ये लद्दाख, और वहाँ पर बर्फ़ का रेगिस्तान है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। इन जो ईस्टर्न
है ईस्टर्न एरिया, पार्ट ऑफ ईस्टर्न एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में स्थित है। और ये जो इलाका है ये क्या है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बर्फ़ का रेगिस्तान है। यहाँ पर इलाका एक बहुत बड़ा है जो इसमें क्या है, रेगिस्तान और पहाड़ियाँ हैं। यहाँ बहुत कम लोग ही खेती करते हैं, क्योंकि खेती करना पॉसिबल नहीं है। बर्फ़ के रेगिस्तान में खेती कैसे होगी? क्योंकि इस सेक्टर में बारिश बिल्कुल नहीं होती, बारिश नहीं होती, और जो होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है। क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और ये इलाका पूरे लंबे समय तक बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। पीने के पानी के लोग भी क्या है, गर्मी के महीनों में बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार करते हैं। बर्फ़ पिघलेगी जब पानी पिया जाएगा। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए इससे शॉल बनाते हैं और ये शॉल बहुत महंगी होती है। कश्मीरी शॉल जिसको आप कहते हैं, ये एक बकरी पालते हैं जिससे विशेष प्रकार का ऊन निकलता है उससे। पीपल हेयर कीप शिप एंड देयर शिप इज़ द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोडक्ट पश्मीना वूल्स, यानी कि एक स्पीसीज प्रकार का वूल निकालती है वो, उससे शॉल बनती है। शॉल दिस वूल इज द प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट फॉर द लॉट ऑफ मनी, यानी कि ये बहुत कीमती होती है शॉल और इससे शॉल बनाए जाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को वो क्या करते हैं, उस ऊन को बेच देते हैं। इस तरीके से वो अपने जीवन को चलाते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन है, दूध से जो प्रोडक्ट होते हैं बने हुए, मिल्क से, जैसे मक्खन है, बटर यानी कि चीज़, पनीर यानी कि मांस यानी कि मीट, हर एक परिवार के लोग गाय और बकरी और याक, हर घर के लोग घर में याक है, बकरी है, ये सभी होते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के व्यापारी आने का आकर्षित नहीं होते हैं। रेगिस्तान है लेकिन लोग फिर भी क्या यहाँ पर आते हैं। लद्दाख में व्यापारी इसलिए अच्छा मार्ग चुनते हैं, ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरने के मध्य एशिया के काफिलों को आसानी से आने में आसानी मिलती है। लद्दाख के रास्ते से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा और फिर चाइना पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं क्योंकि यहाँ 400 साल पहले लोगों ने इस्लाम धर्म के परिचय हुआ और अब अच्छी खासी संख्या में मुसलमान भी यहाँ रहते हैं। लद्दाख में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध संग्रह है और तिब्बत का ग्रोथ केसर शाखा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो ये सारी बातें आपने लद्दाख के बारे में जानी, लद्दाख के लोग किस प्रकार से अपना काम करते हैं। और आपको भी बता दें, लद्दाख जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य में इसको शामिल कर दिया गया है। अभी 2018 में 19 में जब 370 को हटा दिया गया था, तब इसको जम्मू कश्मीर और 2 स्टेट बना दिए गए थे, उसमें से एक लद्दाख आपने पढ़ा। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे केरला की, केरला में किस प्रकार से भिन्नताएं हैं। अगले वाले वीडियो में हम केरल के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।